हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं फार्मा जंक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ब्लड, और ब्लड के बारे में हम उसकी कहानी ए से शुरू करेंगे और जेड पे खत्म करेंगे। तो इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी ब्लड पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। फिर चाहे आप जीपैट दो, चाहे आप नाइपर दो, चाहे आप आरजीपीवी के अपने यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दो, या फिर आप फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लड, और इसमें मैं टाइम लिमिट कोई नहीं ले रहा हूं कि 20 मिनट में हमें एक ये शॉर्ट खत्म करना है, हमें 20 मिनट में लेक्चर खत्म करना नहीं। अगर ये 1 घंटे भी चले तो उसको आपको पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। तो हम बात कर रहे होंगे किस पे, ब्लड के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, ब्लड। एक स्लोगन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी आजादी दूंगा। तो मैं कहता हूं कि तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें खून पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर आप खून देने के काबिल हो जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड ब्लड को रूमर्स पे भी बात करेंगे, फैक्ट्स पे भी बात करेंगे कि हमारे मन में रूमर्स क्या बैठे हुए हैं ब्लड को लेके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टडी, हम ब्लड को पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। अब देखो आप, हेमेटोलॉजी तो एक नाम हो गया, इसको कई कई और जगह पे सेरोलॉजी भी कहा जाता है। तो अगर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जीपैट में बैठ रहे हो, आप नाइपर में बैठ रहे हो, आप डीआई के एग्जाम में बैठ रहे हो और आपसे पूछा गया कि स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन में अगर हेमेटोलॉजी नहीं है तो बेटा परेशान नहीं होना है, ऑप्शन में जरूर सेरोलॉजी होगा और सेरोलॉजी ही उसका करेक्ट आंसर होगा। यहां तक कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि हम स्टडी ऑफ ब्लड को तो हेमेटोलॉजी कह रहे हैं। हिमेटोलॉजी किसको कह रहे हैं, स्टडी को कह रहे हैं, ब्लड की स्टडी को सेरोलॉजी और हिमेटोलॉजी कह रहे हैं। अगर हम बात करें स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन तो हम बात करते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। दोनों अलग अलग बेटा हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस वजह से मुझे ये चीजें बतानी पड़ रही हैं। स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन को हम बोलेंगे एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। दो चीजें आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी कि ब्लड की स्टडी को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी और सेरोलॉजी, दोनों ही एक नाम है। और स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, अगर सर्कुलेशन की बात करें, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी तो बह नहीं रहा है, खून है, तो खून की जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, उसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जीपैट में पूछा गया है, कई बार नाइपर में पूछा गया है, डीआई किसी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अगर हम बात करें कि ब्लड की, तो ब्लड का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है, normal volume of blood, normal volume of blood, सॉरी, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो बेटा ये होता है, अगर आपका वेट एवरेज अगर इसकी बात करें तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है सर, 5 से 6 लीटर क्या होता है, नॉर्मल वॉल्यूम होता है किसका, ब्लड का। अगर हम बात करें कि इसके जो परसेंटेज, जैसे मेरे बॉडी में मेरा वेट कुछ और है, आपका वेट कुछ और है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो बॉडीज में होता है, ऐसा तो नहीं होता कि 5-6 लीटर सबके केस में होगा। एक बच्चा है उसके केस में 5-6 लीटर तो नहीं होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 7 से 8%, 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, जो भी बॉडी का वेट होगा बेटा, अगर किसी के बॉडी का वेट 100 है तो उस 100 का 7% निकालेंगे और वही हमारा एक्चुअल वॉल्यूम होगा किसका, ब्लड का। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हेमेटोलॉजी, सेरोलॉजी क्या होता है, एंजियोलॉजी क्या होती है और नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम क्या होता है। यह कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करें पीएच की, पीएच क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने कई बार पीएच सुना होगा, 1 से लेकर 14 तक की कहानी होती है, साथ में न्यूट्रल होता है। पीएच का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पीएच को हम फुल फॉर्म में, उसके जो फुल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें बेटा कि पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है ब्लड का पीएच, जो कि 7.4 होता है, 7.4। तो जो हमारे आंसुओं का पीएच होता है, जो पीएच हमारे आंसू का होता है, जो हम जब हम रोते हैं
तो जो आंसू निकलते हैं उसके पीएच और जो हमारा ब्लड है दोनों का पीएच सिमिलर होता है, तो उसको हम कहते हैं स्लाइटली एल्कलाइन। स्लाइटली एल्कलाइन होता है। यहां तक कहानी आपको समझ में होगी। ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं, और नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का। उसके बाद ये भी बता दिया मैंने कि जो बॉडी वेट होता है उसका 7 से 8% ब्लड वॉल्यूम होता है किसी भी केस में। और आइडियल अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो 5 से 6 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड का वॉल्यूम होता है। पीएच कितना होता है ब्लड का, 7.4 होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं बेटा कि ब्लड की अगर कभी बात करें हम, अगर कभी ब्लड का नाम आए और इन भाई साहब का नाम ना आए, ये क्या है सर, यही है जो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। तो अगर किसी का 10 से नीचे है बेटा, 10 से नीचे है तो हम कह देते हैं आपको खून की कमी है। कैसे, यहां पे एक रेफरेंस लिखा होता है, रेफरेंस, और रेफरेंस में लिखा रहता है 12 से 14 होना चाहिए। हम देखें कि ये डार्क कलर में है तो समझ जाते हैं और बोल देते हैं भैया सर पेशेंट जो आपके सामने है उनको हम बता देते हैं कि आपको ब्लड की कमी है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें रेफरेंस नहीं देखना है, हमें फैक्ट्स पे बात करना है। मेरा ये मानना है बेटा जब आप बेसिक्स को और जब आप मूल चीज को जान जाते हो, आप रूट्स को जान जाते हो, तो फिर पत्ते जो होते हैं आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। तो मैं हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं और हीमोग्लोबिन पे हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्या इसकी कहानी है। तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें बेटा तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। हीमोग्लोबिन, तो जो हीम पार्ट होता है, हीम पार्ट और ये ग्लोबिन होता है। दो चीजें आपको समझ में आ गई कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा वो फर्दर सेपरेट होता है हीम और ग्लोबिन में। तो ये जो होता है ये आयरन कंटेन करता है, आयरन कंटेन करता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फैक्ट्स पे बात करेंगे बेटा, तो अगर हमारा ब्लड रेड है तो ब्लड रेड क्यों है, ड्यू टू आयरन, आयरन की वजह से, हीम पार्ट में हमारा आयरन है, इस वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का है। तो ये चीजें हमको समझ में आ गई होंगी। और ग्लोबिन जो होता है, ग्लोबिन एक टाइप का प्रोटीन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो हमें यहां तक समझ में आ गया कि हीम क्या होता है, हीम आयरन कंटेन करता है और जो ग्लोबिन है वो एक प्रोटीन है। अब यहां तक हमको जब कहानी समझ में आ गई है, और आयरन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर के लिए। तो और अगर हम पूरे हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। O2 मतलब ऑक्सीजन। एक हमारे बहुत बार जीपैट में पूछा गया है, बहुत बार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन एक बार में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जाता है। तो आंसर है बेटा 4। बहुत बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूं, आंसर है 4। एट वन टाइम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 4 O2 मॉलिक्यूल सेल। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई है तो इसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि बहुत ही डिटेल में, बहुत ही मतलब इसके बाद आपको ब्लड पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन को और किस किस नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, फैक्ट्स पे भी बात करेंगे। HB इज ऑल्सो नोन एज, इसके दो नाम है बेटा, क्योंकि आयरन है और आयरन ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेड कलर जो होता है हमारे ब्लड में। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं क्रोमोप्रोटीन, इस वजह से हम इसको कहते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन क्यों कहते हैं? क्रोम मींस एजेंट विच कॉज कलर। क्रोम इसलिए कहा जाता है, जहां पे कलर्स की बात आती है वहां हम क्रोम यूज करते हैं। और दूसरा नाम इसका होता है रिस्पायरेटरी प्रोटीन, दूसरा नाम इसका होता है बेटा रिस्पायरेटरी प्रोटीन। तो मेरे हिसाब से हीमोग्लोबिन आपको समझ में आ चुका होगा कि हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम इस पे स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, एक चीज आपको समझ में आ गई ना कि हीमोग्लोबिन को, अब एक बार मैं और अच्छे से समराइज कर देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो आप इसको मस्ती मजाक में ले लो, अच्छे से पढ़ो।
आपके काम आएगा। हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम पार्ट में आयरन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है वो ग्लोबिन होता है और हीम में आयरन होता है। तो ये कहां होते हैं? इसका हीमोग्लोबिन का पार्ट काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 का काम होता है। हीमोग्लोबिन को और दो नाम से जानते हैं, एक कहते हैं क्रोमोप्रोटीन और दूसरा कहते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये कलर कॉज करता है, और रेस्पिरेटरी क्योंकि हमारी पूरी रेस्पिरेशन में O2 को रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। इस वजह से हम इसको कहते हैं क्रोमोप्रोटीन और रेस्पिरेटरी प्रोटीन। ये दोनों हीमोग्लोबिन के नाम है। यहां तक आपको कहानी आई थिंक सो कि क्लियर हो गई होगी। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड अमाउंट की, तो यूं तो कहने को हम नर और नारी सेम है, लड़कियां और लड़के कहने को तो सेम है, लेकिन यहां पे साइंस में भी एक छोटा सा मार्जिन है हम दोनों के लिए। तो मेल्स की अगर बात करें बेटा, मेल्स की बात करें कि मेल्स में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, तो वो होता है 14 से लेके 18 तक, ये स्टैंडर्ड है। अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें तो ये होता है 12 से लेके 16 तक। 12 से लेके 16 तक इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड डाटा है। तो अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उसमें फीमेल्स की बात करें तो 12 से लेके 16 तक होना चाहिए, और मेल्स की बात करें तो 14 से लेके 18 तक। यहां पे अगर आपको कहानी समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, लड़ाई पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लड़की और लड़कों के बीच में लड़ाई हो जाए, तो एक स्टैंडर्ड एक एवरेज निकाल देते हैं, तो उसको कहते हैं 14। 14 जो होता है, 14 जो वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की, उसको हम फिर भी आइडियल मान रहे हैं। यहां तक कहानी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। इसको एक बार प्लीज आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत के बाद ये नोट्स बन पाई हैं। तो आप इसको पढ़ो बेटा। अब यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन को और किस किस नामों से जाना जाता है। हाँ सर, ये चीजें आपने बता दी। अब हमें आप बता दो कि हीमोग्लोबिन के बारे में और क्या क्या चीजें होती हैं। बेटा HB, इसको हम पहले बात तो HB से डिनोट कर रहे हैं, और जब हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन से जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है सर, ये तो होना ही चाहिए, ऑक्सीजन से ही जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपने पिछली वाली स्लाइड में क्या बताया कि हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 को ट्रांसपोर्टेशन करना ही किसका काम है? हीमोग्लोबिन का। तो अब अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ जाता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये बेटा देखो, मैं नहीं कह रहा कि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपके RGPV या आपके AKTU यूनिवर्सिटीज में ही काम आ जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे पढ़ लेते हो, कल को आप पास आउट होगे, कल को आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में बैठोगे, तो यहां से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और तब आपको याद आएगी कि काश मैं उस समय डिटेल में पढ़ना। अगर आपको पार्ट्स में पढ़ना है तो फिर कहानी अलग है। तो सर पार्ट्स में क्यों पढ़ना? थोड़ा थोड़ा करके, आज मैं केवल ब्लड पढ़ूं, कल मैं हिमेटोलॉजी पढ़ूं, कल मैं सेरोलॉजी पढ़ूं, ऐसा नहीं बेटा। अगर 40-50 मिनट में मैंने पढ़ा दिया तो आप यहीं पे पढ़ के खत्म कर लो, ब्लड का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे उसको? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहां तक हमको समझ में आ गया है। एक और बात कर लेते हैं कि सर अगर हमारा हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है CO2 से, CO2 तो आपको मालूम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये तीन चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप एम्स फार्मासिस्ट का पेपर निकाल के देखोगे तो उससे पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन की हाईएस्ट एफिनिटी किस कंपाउंड, उसके थ्रू होती है। तो यहां पे आंसर है कि
कार्बन मोनोऑक्साइड हाईएस्ट एफिनिटी दिखाता है अपनी हीमोग्लोबिन किसके लिए, इसके लिए। तो बेटा ऐसा होता है कि आप समझो कि ऑक्सीजन के साथ तो उसे बांध दिया गया है, मतलब आपको ऑक्सीजन के साथ तो बांध दिया गया है, लेकिन अगर बात करें कि किसके साथ आप ज्यादा खुश हो, तो आप खुश हो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे घर परिवार के लोग ये कहते हैं कि कभी भी बंद कमरे में आग नहीं जलानी चाहिए। क्यों नहीं जलानी चाहिए? क्योंकि आप कई बार सुने होंगे कि बंद कमरे में उन्होंने कैंडल जला दी, बंद कमरे में उन्होंने आग जला दी और सुबह वो डेड हो गए। तो ये इस पे अगर आप बात इसके रूट्स पे जाओगे तो क्यों होता है, हीमोग्लोबिन हमारे उसमें होता है और उसको चाहिए होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 के लिए, और वहां पे फिर अगर मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो फिर हीमोग्लोबिन किससे बाइंड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाता है। दैट्स वाई जो ह्यूमन होता है उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, हीमोग्लोबिन की कहानी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दी है। अब मैं एक और टेस्ट के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फादर मदर, हमारे ग्रैंडफादर हमेशा ही ये कराते रहते हैं और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड टेस्ट। ग्लाइकोसाइलेटेड टेस्ट। तो सर ये सब मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आप फार्मेसी कर रहे हो और ये सब पढ़ना आपके लिए ही जरूरी है। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं HbA1c टेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? HbA1c टेस्ट। आपको इसके बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर आपके फादर को, आपके मदर को, आपके ग्रैंड मदर को, आपके ग्रैंडफादर को अगर डायबिटीज मेलाइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो आप उनसे पूछ के आओ भैया, पापा मम्मी दादा दादी HbA1c टेस्ट क्या होता है, तो वो बहुत अच्छे से आपको बता देंगे कि HbA1c टेस्ट क्या होता है, और इसके बारे में बहुत अच्छे से, क्योंकि ये वाइडली यूज्ड टेस्ट है, वाइडली यूज्ड टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल के लिए बहुत ही फेमस टेस्ट है, हमेशा इसको हम कराते हैं, और इसको कराने का इसलिए रिकमेंड किया जाता है बेटा क्योंकि ये लास्ट 3 मंथ का एवरेज निकाल के बताता है, एवरेज निकाल के बताता है, और इस वजह से हम ये टेस्ट रिकमेंड करते हैं और हमेशा ये सब कराते हैं। और इसकी अगर आइडियल वैल्यूज की बात करें कि भैया किस किस कैसे कैसे हम बात करें, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, इसको हम मानेंगे नॉर्मल वैल्यू कि नॉर्मल कब है। देखो 3 टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल होता है, एक प्री डायबिटिक, एक डायबिटिक। अब मैं इन सब चीजों पे बहुत अच्छे से भी एक बार बता दूंगा, लेकिन अगर मैं नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 5.7, बिलो 5.7 से जो भी डाटा आएगा वो नॉर्मल है। अब मैं इसको कहूंगा प्री डायबिटिक कब हो गए आप, प्री डायबिटिक, और यहां पे डायबिटीज मेलाइटिस का केस मैं बताता हूं। तो बेटा प्री डायबिटिक क्या होता है, जब आप एक स्टेप ही पीछे हो, मतलब एक सीढ़ी ही नीचे हो। और प्री डायबिटिक का केस अगर मैं बात करूं तो 5.7 से लेके बेटा 5.7 से लेके 6.5 तक जो केस है वो उसको हम कहेंगे प्री डायबिटिक। और अगर डायबिटीज मेलाइटिस जिसको है उसका हमेशा 6.5 से ऊपर आएगा। ये रिस्क जोन है, ये रिस्क जोन है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ गई होगी। HbA1c के सर ने टेस्ट के बारे में बताया, जो लास्ट 3 मंथ की जो रीडिंग होती है, एवरेज होता है लास्ट 3 मंथ का, उसके बारे में सर बताते हैं। और ये वाइडली यूज होता है हमारे जो भी अभी चल रहा है करंट सिनेरियो उसमें। और अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल की, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए वो बहुत अच्छे से आपको पता है, इसके लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हो। खैर ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं, देखो मैं भीम को तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात बोली है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। तो मैं उस बात से तो बिल्कुल एग्री करता हूं भीम के, कि भैया अगर आप पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं किसी भी कम्युनिटी में बैठे हो, अगर आप बात आती है इंटेलिजेंस की, आप बात आती है नॉलेज की, तो आप बोलोगे और आप जरूर दहाड़ोगे। और जब आप दहाड़ोगे तो दैट्स मेक यू डिफरेंट फ्रॉम दैट भीड़। उस भीड़ से आप, उस क्राउड से, भीड़ से आप अलग समझ में आओगे। तो यहां तक आपको कहानी मैंने क्या बता रहा था मैं आपको, कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 70 से लेके 140 तक।
MgDL में होता है शायद। हाँ, तो नॉर्मल बेटा ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है जो कि हमें हमारे बिफोर मील या फास्टिंग कहें तो फास्टिंग में 70 से लेके 140 तक आना चाहिए। और आफ्टर मील ये डाटा जो है, एक तो चीज तो आप जानते हो ना कि अगर हम ब्लड शुगर लेवल की बात कर रहे हैं तो दो टाइप, एक तो खाली पेट करते हैं और एक खाना खाने के 1-2 घंटे बाद, तो उसमें जो रीडिंग आती है वो 100 से लेके 140 तक आनी चाहिए। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, क्या क्या कैसी कहानी होती है। अब हम यहां पे तब तक ये समझ चुके हैं कि टेस्ट क्या होते हैं, सब सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे होंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, कहां होता है। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो जो साइट रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में हमारी जो ब्लड होते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो एडल्ट्स में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहां पे काम होता है, वो होता है बोन मैरो में। अगर हम बात करें कि जो बच्चा एम्ब्रियो में है, जो बच्चा फीटस में है, उसके केस में कहां होता है, इफ अ बेबी बॉय जो भी फीटस में है हमारे, एम्ब्रियो की अगर बात करें तो वहां पे कहां होता है बेटा, वहां पे हम बात करते हैं स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हम आगे बहुत चीजों में जानते हैं, आरबीसी यहां जाके डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन को ही हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हमारे जो भी पेपर दे रहे हैं हम, उसमें अगर स्प्लीन के अलावा अगर पूछा गया कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन एम्ब्रियो फीटस टेक्स प्लेस, कहां पे प्लेस करता है, तो अगर स्प्लीन ऑप्शन नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन लीवर होगा, और लीवर फिर सेकंड, जो करेक्ट आंसर लीवर होगा। तो पहले तो प्रेफरेंस हमें स्प्लीन को देनी है, अगर स्प्लीन नहीं है तो हमें लीवर पे जाना है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। अब हम बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या होते हैं। यहां पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करेंगे अब। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत डिटेल में होगा, इससे अच्छा मेरे हिसाब से मैं क्या ही बोलूं। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो ये दो टाइप में फर्दर डिवाइड होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। पहला होता है प्लाज्मा और इधर होता है ब्लड सेल्स। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। पहले मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा, आप भी अपने एक रफ पेज में खोल के बैठो और कंपोजिशन ऑफ ब्लड लिखो, उसके फर्दर दो टाइप लिखो, एक प्लाज्मा एक ब्लड सेल। अब ब्लड सेल क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ये सब समझाने की जिम्मेदारी मेरी। तो जो 55% अमाउंट होता है, 55% वो प्लाज्मा होता है, और 100 में से अब बचा कितना, 45, तो 45% ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं, मैं इन सब पे बात करूंगा, इसी वीडियो में बात करूंगा। लेकिन तब तक आप ये लिखो, अगर आपका ये कंप्लीट हो गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो ब्लड सेल्स की बात करें, ब्लड सेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आता है। ये क्या किन की बात हो गई, ब्लड सेल्स की, ये तीन चीजें हो गई ब्लड सेल्स हमें समझ में आ गया। अब प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो इसमें एल्ब्यूमिन आता है और क्या आता है, फाइब्रिनोजेन आता है। इसमें एल्ब्यूमिन आता है और फाइब्रिनोजेन आता है। फाइब्रिनोजेन क्या करता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, मेंटेन करता है किसको बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेन करता है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको यहां समझ में आ गया होगा कि भैया जो एल्ब्यूमिन होता है वो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। और एक एल्ब्यूमिन के बारे में एक और खास बात आपको बताऊं तो ये बाइंड करता है एसिडिक ड्रग के साथ।
एसिडिक ड्रग के साथ ये बाइंड करता है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, एसिडिक ड्रग के साथ बाइंड करता है, और इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 65000 से लेके 68000 तक। तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें बेटा, तो ये 65000 से लेके 68000 तक डाल्टन, ये इसकी मॉलिक्यूलर वेट है किसकी, एल्ब्यूमिन की। बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लोबुमिन की बात करें अगर, तो आपको ये तो पता है ना कि आईजीजी एंटीबॉडी होती है। एक मैं आपको अभी यही भी ट्रिक बता दे रहा हूं एंटीबॉडी याद करने का, GAMDE, गम दे। तो इन सब के सामने आईजी लगाना है और ये एंटीबॉडी ही है, इनको हम कहेंगे एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी, आईजीए एंटीबॉडी, आईजीएम एंटीबॉडी, आईजीडी एंटीबॉडी, आईजीई एंटीबॉडी, ये आपको याद करना है। तो जो ग्लोबुमिन होता है वो जो आईजी जी एंटीबॉडी होता है उसके रिस्पॉन्सिबल आईजी एंटीबॉडीज ये बनाता है। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो सर आपने बताया कि जो एल्ब्यूमिन होता है वो बाइंड करता है एसिडिक ड्रग के साथ। तो सर बेसिक ड्रग जो होती हैं, बेसिक ड्रग के साथ कौन बाइंड करता है, तो बेटा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन बाइंड विथ बेसिक ड्रग। ठीक है सर, आपने बताया अगर एसिडिक की कहानी बताई तो आपको बेसिक भी बताना होगा, और मैंने बेसिक भी बता दिया है। तो यहां पे अब आपको समझ में आ गया कंपोजिशन क्या होता है। इसमें होता है प्लाज्मा और इसमें होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में मैं डिटेल में आगे ही बता रहा हूं, यहीं पे बता रहा हूं, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब फिर बात करते हैं कि ब्लड में अगर क्लॉटिंग फैक्टर होता है, इस वजह से हमें जो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, कहीं पे कट लगता है, अगर मुझे यहां पे पर्टिकुलर कट लगा तो यहां पे क्लॉटिंग हो जाती है और जो एक्सेस ब्लड लॉस होता है उससे हम बच जाते हैं। बच जाते हैं कि नहीं बच जाते? अगर बच जाते हैं तो वो किस कारण बच जाते हैं, इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए फाइब्रिनोजेन का। अगर हम बात करें कि ब्लड है, ब्लड है, अब ब्लड को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा है और उसके साथ हमारा फाइब्रिनोजेन है और ये सारी चीजें हैं। तो अगर ब्लड से हम फाइब्रिनोजेन को, ब्लड से अगर फाइब्रिनोजेन को माइनस कर देते हैं तो जो निकल के आता है उसको हम कहते हैं सीरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ब्लड से अगर हम फाइब्रिनोजेन को निकाल देते हैं तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको सीरम कहते हैं। और वहीं पे अगर ब्लड से लिम्फ को क्या कहते हैं, लिम्फ क्या होता है, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें और ये बेसिक चीजें हैं कि लिम्फ क्या होता है। अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन भी होगा, प्लाज्मा प्रोटीन भी होगा और डब्ल्यूबीसी हायर कंसंट्रेशन में होगा, इसको हम कहते हैं लिम्फ। तो सारी ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप नोट कर लो कि सीरम किसको कहते हैं, ब्लड प्रोटीन क्या होता है और प्लाज्मा ब्लड सेल्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो जो ब्लड सेल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं कि ब्लड सेल्स क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नए पेज पे, जैसा मैं अभी नए पेज पे आ जाता हूं, तो नए पेज पे आप वो कर लो, नए पेज पे आप एक नए पेज पे आप आओगे तो आपको समझ में आएगा कि हम एक किस पे बात कर रहे हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा आरबीसी के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये तीन चीजें आपको बात करनी है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम क्या होता है। कॉमन नेम क्या होता है, आपको इतना बेसिक तो मतलब मेरे हिसाब से आपको 9th में पढ़ा दिया जाता है। इवन जब मैं अभी स्लाइड्स यहाँ पे स्टूडियो में आके वो कर रहा था तो मैंने बताया कि जो स्टूडियो के हमारे मैनेजर है उनसे मैंने बताया कि ब्लड पढ़ाऊंगा, तो उन्होंने बोला 9th का टॉपिक है। तो हम बी फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, तो हम
हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब बेसिक्स चीजें हैं, ये सब हमें तो आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी को हम कॉमन नेम क्या जाते हैं, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम और एक नाम से जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स, और वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो उसको हम जानते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। सर आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मान लो, अब इसको क्या कहते हैं उन प्लेटलेट्स भाई साहब को, तो इसको कहते हैं बेटा थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट। ये किसकी बात होगी, कॉमन नेम की बात होगी कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को, और इनको हम अलग अलग क्या कहते हैं। बात करें कलर के बारे में, कलर, तो सर इनका कलर होता है रेड, इसीलिए मैंने आज जो पेन यूज की है वो रेड कलर की यूज की है। यहां पे बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस। अब प्लेटलेट्स की बात करें तो ये भी कलरलेस ही होते हैं, कलरलेस। ये डिफरेंसेस आपको आपके यूनिवर्सिटीज में भी वेटेज बढ़ाएंगे, और जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उतने में तो आपको लिखने पे अगर आ जाओ तो आप पता नहीं क्या क्या लिख दोगे। ओरिजिन की अगर बात करें कि बेटा इन तीनों की ओरिजिन कहां से हुई, तो फॉर्चुनेटली ओरिजिन कहां से हुई, तो इनकी भी बोन मैरो से हुई, इनकी भी बोन मैरो से हुई, इनकी भी बोन मैरो से हुई, और प्लेटलेट की भी बोन मैरो से हुई, बोन मैरो से ही हुई। तो हम तीन चीज समझ में आ गया हमें कि कॉमन नेम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स होता है। कलर की बात करें तो एक रेड होता है, बाकी दो कलरलेस होते हैं। ओरिजिन की बात करें तो तीनों के ही ओरिजिन क्या होते हैं बेटा, बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन तो आपको मालूम होगा ना कि बेटा अगर हम बात करें कि कितने दिन जीना है या कितने दिन स्टैंडर्ड लिविंग है, लिविंग जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अगर एक आदमी 100 साल जीता है तो उसका लाइफ स्पैन कितना है बेटा, 100 ईयर्स है। तो अगर हम बात करें कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, तो बेटा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी हम कहते हैं 120 डेज, 120 दिन की जो इसकी होती है वो लाइफ स्पैन होती है। किसकी, आरबीसी की। अगर हम वही बात करें कि डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, तो ये होता है बेटा 12 से लेके 14 दिन, 12 से लेके 14 दिन। और अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स में ये डेटा एक हफ्ते पे 10 दिन, या एक हफ्ते से 10 दिन, या 7 से 10 दिन, आप मानो 7 से 10 दिन में जाके लाई करता है। तो मेरे हिसाब से ये तीन चीजें जो मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, अभी 4 हो गए हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना प्लीज प्लीज प्लीज। तो अगर यहां तक आप कर लिए हो तो अब सबसे पहले बात करें कि भैया आरबीसी जो होता है वो डिस्ट्रॉय कहां पे होता है, डिस्ट्रॉय कहां पे होता है। तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था स्प्लीन होता है, और स्प्लीन को हम कहते हैं ब्लड, स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के लिए शमशान घाट। तो डिस्ट्रॉय ये होता है स्प्लीन में। ये लोग कहाँ होते हैं, ये ब्लड में ही हो जाते हैं सर, ये भी ब्लड में हो जाते हैं, और ये भैया भी ब्लड में ही हो जाते हैं। तो हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है स्प्लीन जो होता है वो आरबीसी वहां जाके डिस्ट्रॉय होता है, और दैट्स व्हाई वी नो स्प्लीन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, ब्लड बैंक भी इसको कहते हैं। इमरजेंसी में, इमरजेंसी में हम इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ये चीजें आपको आपके नॉलेज को इनहांस करने के लिए मैं ये सब चीजों को पढ़ा रहा हूं। तो ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें होती हैं, और मैं आपको क्या क्या बता दूं। आप बताओ कि जो 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, खैर ये यूनिवर्सिटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, पढ़ाने को तो अभी बहुत सारी चीजें बची हैं कि डेफिशिएंसी आरबीसी की अगर डेफिशिएंसी आए बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी, तो फिर एनीमिया होगा। अभी अगली वाली स्लाइड में मैं एनीमिया के बारे में ही डिटेल में बात कर रहा हूँ कि एनीमिया क्या होता है, क्या कुछ करते हैं। अगर हम फंक्शनिंग की बात करें कि आरबीसी करता क्या है, फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। आपको सबको पता है कि जो हमारा आरबीसी है वो क्या करता है, O2 के, और एक बार में कितने, आपको पता है ना, एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को वो ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी कि आरबीसी का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2। और अगर हम डब्ल्यूबीसी के फंक्शन की बात करें तो बेटा वो इम्यूनिटी संभालता है,
उनका काम है इम्यूनिटी संभालता है। इम्यूनिटी जो भी इम्यूनिक रिस्पॉन्स होते हैं वो कौन देता है? WBC। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इसका फंक्शन होता है ब्लड की क्लॉटिंग कराना। यहां तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। स्प्लीन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि क्या होता है। साइज की अगर बात करें तो आरबीसी की जो साइज होती है बेटा वो होती है 2 से 6 माइक्रोमीटर, 2 से 6 माइक्रोमीटर। आरबीसी की साइज आपको कई बार फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की साइज की बात करें तो 8 से 20 माइक्रोमीटर 8 से 20 होता है। और वही प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो उसकी साइज होती है 3 सेंटीमीटर 1.5 टू 3 mm। तो ये आपको डाटा याद करना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके चलते चलो। और शेप की बात करें अगर इसकी, तो ये पहले तो सर्कुलर होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? बाई कॉनकेव शेप का हो जाता है। बेटा इसको हम बाई कॉनकेव शेप कहते हैं। स्प्लीन के बारे में मैंने बता दिया कि ग्रेवयार्ड कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो आप अगर यूनिवर्सिटी में अपनी लिख रहे हो, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सबके लिए जो फार्मा में पढ़ रहे हैं उनको ब्लड समझना बहुत बेहद जरूरी है। ऐसे कोई बिरले ही लड़के होंगे जिन्हें ये ना जरूरी होगा, जिनकी ईयर बैग लगी होगी, उनके लिए तो ठीक है, दूसरी बात है। स्प्लीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं जिसका है एनीमिया। सर एनीमिया तो पहली बार सुन रहे हैं, इसके पहले नहीं सुना आपने एनीमिया पिछले अगर मैं देखूं ये स्लाइड में एनीमिया लिखा हुआ है, तो अगर आरबीसी की डिफिशियंसी हुई तो हमें क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। तो आरबीसी की डिफिशियंसी होने पे एनीमिया हो जाता है। और अब हम एनीमिया पे ही बात कर रहे होंगे। तो एनीमिया को अगर हम सीधा सीधा समझें तो क्या होगा? आरबीसी का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या आरबीसी का अमाउंट कम हो जाना भी एनीमिया है। या हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाना, या फिर आयरन की कमी हो जाना। तो ये तीनों ही कारण क्या है? रीजन है फॉर एनीमिया। एनीमिया के ये तीनों रीजन है। अब हम बात करें जो ब्लड फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। बेटा ब्लड फॉर्मिंग एजेंट मैंने आपको पहले भी बताया कंपोजिशन ऑफ ब्लड में कि ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या चीजें हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन। आयरन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है बॉस, आपको समझ में आ गया कि ब्लड फॉर्मिंग एजेंट की अगर सर बात कर रहे हैं तो उसमें आयरन भी आएगा, उसमें B12 भी आएगा और B9 भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सर, हमें यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में आयरन कम हो जाता है तो हम उस एनीमिया को क्या कहते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कब कहेंगे? जब आयरन की कमी हो जाएगी। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और माइक्रोसाइटिक एनीमिया। बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कॉपी पेन खोल के बैठना। ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही सिलेक्टेड बुक्स से निकाल के पढ़ा रहा हूं। कोई भी YouTube पे आपको मेरे आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपको बताएगा कि आयरन डिफिशियंसी का ही दूसरा नाम है। क्योंकि ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको पेड बैचेस में भी बहुत एक्सपर्ट टीचर्स भी नहीं पढ़ाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत समय दिया है इस चीजों को आपको पढ़ाने के लिए। और उस चीज को आप मतलब अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप मेरी मेहनत को यूटिलाइज करना, मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो अब हम बात करेंगे कि आयरन जो होता है वो डिक्रीज होता है तो हम उसको कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या माइक्रोसाइटिक एनीमिया। यहां तक आपको समझ में आ गया। B12 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। और अगर B12 कम हो जाता है तो उस एनीमिया, ऐसे एनीमिया को हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या होता है? जब हमारे बॉडी में B12 की कमी हो जाती है और B12 जिस दिन कम हो जाएगा उस दिन हम उसको कहेंगे परनीशियस एनीमिया। B9 क्या होता है बेटा?
B9 को हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। सर हाँ सर मालूम है, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो B12 और B9 हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, और अगर B9 की कमी हो जाती है तो उस एनीमिया को हम कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है सर। अब इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, हम यहां पे इसको माइक्रो के नाम से जान रहे हैं, तो यहां पे इसको हम कहेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या बोल रहा हूं मैं कि तीन चीजें होती हैं जो ब्लड फॉर्मिंग एजेंट होती हैं ब्लड बनाने में, ये तीन चीजें बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड फॉर्मिंग एजेंट क्या होते हैं? आयरन होता है, B12 होता है, B9 होता है। आयरन की कमी होती है तो उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बहुत ही कॉमन टाइप का एनीमिया है। एनीमिया के जो फर्दर मैं एनीमिया के टाइप्स बता रहा हूं, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड बता रहा हूं, ठीक है। B12 की अगर कमी आ जाती है, B12 कम हो जाता है बॉडी में, तो उसको कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। ये सब जीपेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। अब मैं ऐसे ईयर तो नहीं याद करके बता सकता क्योंकि ये आपका ड्रीम होगा कि मुझे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, मुझे बहुत कुछ बनना है, तो बेटा उन सब की तैयारी यहीं से शुरू होती है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो आपको दूसरी चीज, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ किसका? एम्स फार्मासिस्ट का। मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ जीपेट का, मैं सिलेबस पढ़ रहा हूँ नाइपर का। और जिस दिन आप इस कोरिलेशन के साथ पढ़ने लगे कि यही सिलेबस है, मुझे वहां अर्थ से लेके फर्स्ट तक, मतलब ए भी यही है, जेड भी यही है, 1 भी यही, 100 भी यही है, और जिस दिन आप ऐसा करके पढ़ने लगे तो उस दिन आपकी जीत पक्की है। तो बेटा हम बात करते हैं कि एनीमिया क्या होता है, और एनीमिया आयरन, B12 और B9 की कमी से जो एनीमिया होते हैं उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, और पर्निशियस एनीमिया B12 की कमी से कहते हैं, और फॉलिक एसिड की जब कमी हो जाती है तो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। ये तीन टाइप के एनीमिया आपके सामने है। आगे हम बात करते हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या होती है। अप्लास्टिक एनीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया और बहुत टाइप के एनीमिया होते हैं। हेमेटोलाइटिक एनीमिया, हेमेटोलाइटिक एनीमिया, तो ये क्या होती है बेटा? जैसे मैंने आपको तीन चीजें आपको बता दी हैं, तो वो चीजें तो आपको पता है। अप्लास्टिक एनीमिया कब होती है? अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन बोन मैरो। अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन बोन मैरो। बोन मैरो में जब डिफेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? उसको हम बोन मैरो में जब डिफेक्ट होता है तो उसको हम कहते हैं अप्लास्टिक एनीमिया। आपको समझ में तो आ रहा है ना, अप्लास्टिक लिखा हुआ है, ये मैं बोल रहा हूं इसीलिए कह रहा हूं आपकी पेन कॉपी खुली रहनी चाहिए। अप्लास्टिक एनीमिया इसको हम कहते हैं। और हिमेटोलाइटिक एनीमिया क्या होती है? अकर्स ड्यू टू आरबीसी डिफिशियंसी। जब आरबीसी डिफिशियंसी हो जाती है, आरबीसी की डिफिशियंसी हो जाती है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं या डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिफिशियंसी तो ठीक है, डिफिशियंसी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आरबीसी अगर डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, आपको डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो जाता है व्हेन अकर्स ड्यू टू आरबीसी डिस्ट्रक्शन, तो उसको हम कहते हैं हीमेटोलाइटिक एनीमिया। अब एनीमिया ये कितने टाइप के हो गए? 3 वहां पढ़े, 2 यहां पढ़ लिए, तो अब 5 टाइप के एनीमिया तो हो गए। अब कुछ एनीमिया ऐसे होते हैं, एनीमिया ड्यू टू जीन हिस्ट्री। तो एनीमिया ड्यू टू जीन हिस्ट्री में सबसे पहला नाम आता है कि किसका आता है बेटा? सिकल सेल एनीमिया का आता है। बहुत ही फेमस टाइप का एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी के बाद अगर किसी की बात होती है तो वो सिकल सेल की ही होती है, सिकल सेल एनीमिया। अब यहीं पे पिछले स्लाइड्स कितनी जरूरी है मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैं चलते हैं पीछे। अब मैंने आपको यहां पे बताया कि आरबीसी जो होता है उसकी जो साइज होती है वो उसकी साइज ऐसी होती है, पहले सर्कुलर होता है फिर बाई कॉनकेव शेप का हो जाता है। ठीक है बॉस, हमें यहां समझ में आ गया कि आपने उसको शेप भी हमें बताया था। अब शेप बताया था तो जब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, तो जो हमारे आरबीसी की साइज ये ऐसी होती है,
तो वहां पे ये सिकल शेप की हो जाती है, कुछ ऐसी बन जाती है, कुछ ऐसी बन जाती है। और ये क्या करती है, एक जगह जब एग्रीगेट हो जाती है तो ये हमारे ब्लड क्लॉट कर देती है, ब्लॉकेज कॉज कर देती है। दैट्स टाइप ऑफ एनीमिया इज नोन एज सिकल सेल एनीमिया। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरे टाइप की जो जीन के थ्रू, जीन के जरिए जो एनीमिया होती है, जो दूसरी एनीमिया है उसको हम कहते हैं थैलेसीमिया एनीमिया। थैलेसेमिया एनीमिया। इसमें क्या होता है बेटा, जीन्स में डिफेक्ट आ जाती है। हीमोग्लोबिन की जो जीन्स होती हैं, हीमोग्लोबिन की जो जीन्स होती हैं, हीमोग्लोबिन जो जीन होती है उनमें ही डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट्स आ जाता है। किनमें आ जाता है बेटा, एनीमिया ड्यू टू जीन हिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया एनीमिया के बारे में। और इसमें जो कॉज इनका है वो कहते हैं ऐसे कि हीमोग्लोबिन के जीन में डिफेक्ट आ जाता है। हमें यहां तक समझ में आ गया होगा। अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, हेमेटोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, और यहाँ पे आयरन डिफिशियंसी, मेगलोब्लास्टिक और परनीसियस एनीमिया क्या होता है। तो 3 ये हो गए, 2 वो हो गए, 3 2 5 और 3 इधर हमने पढ़ लिए या 2 पढ़ लिए शायद, 3 2 5 6 7 टाइप की एनीमिया हम पढ़ लिए। अब बेटा 7 टाइप के हमने एनीमिया पढ़ा। अब 7 में से अगर आपको 5 भी याद हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको याद हो कि B12 जो एनीमिया होती है, B12 वाली एनीमिया, B12 की जो कमी से एनीमिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, परनीसियस एनीमिया कहते हैं, तो मैंने बता दिया। लेकिन अब जो B9 की कमी, B9 फॉलिक एसिड होता है, B9 फॉलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया होती है वो क्या होती है, उसको आप प्लीज कमेंट मुझे करके बताओ। अगर आप देखो यहां से अगर आप कमेंट में मुझे ये बता रहे हो कि हाँ सर इस एनीमिया को ये कहते हैं, B9 की डिफिशियंसी से ये एनीमिया होती है, तो लिटरली मुझे बहुत खुशी होगी कि बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा बेसिक में और बीच में जाके मेरे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसके आंसर कर रहा है। तो लिटरली मुझे खुशी होगी। आप अपनी कॉपी पेन खोल के बैठना, दिमाग तो पहले ही खोल के बैठना भैया। यहां तक आपको समझ में आ गया कि एनीमिया क्या होती है, ये क्या सारी चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और क्या क्या सारी चीजें होती हैं। हम आरबीसी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आरबीसी के बारे में पढ़ लिए तो थोड़ा सा पढ़ना तो मेरे हिसाब से डब्ल्यूबीसी के बारे में भी बनता है। और डब्ल्यूबीसी के 5 भाई होते हैं। 1 मिनट, ये तो मैं बताना ही भूल गया, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म तो आपको मतलब अगर ये नहीं मालूम तो यहीं से लेक्चर छोड़ो और चले जाओ भैया। अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं मालूम है, मैं इन सब शॉर्ट में ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बढ़ाना हो। अब मैं डब्ल्यूबीसी की जगह बार बार व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स बोलूं तो फिर वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबी हो, क्योंकि अपलोड होना, फिर पोर्टल, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी के भैया 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले ये 5 भाई होते हैं। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी जो परिवार है वो 5 भाई होता है। अब इसको पहले 2 इनके दादाजी पे बात करते हैं। ग्रेन्युलोसाइट होता है, ग्रेन्युलोसाइट होता है, और अग्रेन्युलोसाइट होता है। ठीक है सर, ग्रेन्युलोसाइड होता है, अग्रेन्युलोसाइड होता है। 2 चीजें आपने हमें बता दी। अब हम बात करें ग्रेन्युलोसाइड की, तो NEB का फॉर्मेट हमें याद करना है। NEB, N से हमें याद करना है, E से याद करना है, और B से। B स्टैंड फॉर बेसोफिल्स, E से ईशनोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स। तो हमें NEB का फॉर्मेट याद हो गया। अगर हम बात करें कि अमाउंट कितना होता है, कंसंट्रेशन कितना होता है, तो बेटा 60 से लेके 70%, 60 से लेके 70% जो कंसंट्रेशन होता है वो न्यूट्रोफिल्स का होता है। ईसनोफिल्स की अगर बात करें तो 2 से 4%, 2 से 4% इसका होता है। और बेसोफिल्स की अगर बात करें तो इनका होता है लेस देन 1%। इसको आप जोड़ते चलना, 60 70 मैंने बताया इसका, 2 से 4 तो 74 मान लो, 72 मान लो, ऐसा कुछ मान लो। उसके बाद क्योंकि अग्रेन्युलोसाइट भी है और उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे, जिसमें 2 चीजें आती हैं। एक आता है मोनोसाइट, और एक आता है लिम्फोसाइट। तो मैंने क्या बोला था, आरबीसी के 5 भाई हैं। पांचों भाई के नाम आपको समझ में आ गए होंगे, न्यूट्रोफिल्स, ईसनोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब खैर इस पे फर्दर बात करेंगे तो बेटा बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अब इसकी कंसंट्रेशन जो ऑर्डर होता है, कैसे सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा कम किस में होता है। तो अगर हम बात करें तो जो मोनोसाइट होता है भैया 5 से 10%। अब जो बचा
एक बार आप मुझे बता दो, एक बार आप अपने दिमाग से बताओ कि इसमें बचा क्या क्या। अगर हम बात करते हैं 20 से 30% वो हो गया, 1 से 2% वो हो गया, तो अब बचा क्या? तो अब बेटा जो बचा तो लिम्फोसाइट बचा, और ये होता है 25 से 30%। इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 25 से 30%। तो ये मैं अभी आपको आरबीसी बता चुका, डब्ल्यूबीसी बता चुका। अगर हम बात करें फंक्शन के बारे में तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, अगर इनके फंक्शंस की बात करें बेटा, तो इनके जो फंक्शन होते हैं वो फैगोसाइटिक फंक्शन होते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन देते हैं, फैगोसाइटिक एक्शन। फैगोसाइटिक एक्शन क्या होते हैं? ये इनगल्फ कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया को, ये इनगल्फ कर लेते हैं किसको? बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं। और अगर हम बात करें बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स की, बेसोफिल्स की और इस्नोफिल्स की, तो इनके ये एलर्जिक एक्शन दिखाते हैं, एलर्जिक एक्शन दिखाते हैं। ये पूरी कहानी हो गई डब्ल्यूबीसी की। बेसोफिल्स के बारे में एक और बेसिक मैं आपको बताऊं कि ये हिस्टामिन रिलीज करता है। बेसोफिल्स की एक और कहानी बताऊं, ये बहुत ही, बेसोफिल्स जो होता है वो हिस्टामिन रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। खैर हिस्टामिन मास्ट सेल भी रिलीज करता है, मास्ट सेल जो होते हैं वो हिस्टामिन मास्ट सेल ही रिलीज करते हैं, लेकिन बेसोफिल्स भी। तो कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए कि हिस्टामिन मास्ट सेल के अलावा कौन रिलीज करता है, तो आंसर है हमारा द वन एंड ओनली बेसोफिल। तो हमें यहाँ पे बेसोफिल की कहानी समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं किस पे बेटा? अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी हमारा कंप्लीट हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स कंप्लीट हो गया, रेड ब्लड सेल्स कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे हीमोपोइसिस पे। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल क्या होता है? हीमोपोइसिस कहते हैं। अब टेक्स प्लेस, ये कहाँ काम होता है भैया? मैंने आपको पहले ही बताया, ये बोन मैरो में बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल बोन मैरो में होता है और वहां पे हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है। आपको समझ में आ गया? अब ज्यादा यहां समझने की जरूरत नहीं है। बोन मैरो को अगर दो टाइप में डिवाइड करें तो यहाँ पे भी दो पार्ट आते हैं। वो खैर ये बहुत डीपर लेवल की बात है, मास्टर्स की बात है बेटा, कि एक होता है माइक्लॉइड स्टेम सेल और एक होता है लिम्फॉइड स्टेम सेल। एक होता है माइक्लॉइड स्टेम सेल और होता है लिम्फॉइड लिम्फॉइड स्टेम सेल। ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि लिम्फॉइड और माइक्लॉइड स्टेम सेल होते हैं। इसी से फर्दर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है और जो सारी चीजें होती है। एक और मैं आपको अगर बेसिक चीजें बता दूं तो जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वो मेगा कायरोब्लास्ट से बनता है। किससे बनता है बॉस? मेगा कायरोब्लास्ट। एक मिनट समझते चलना, ये लाइव से भी बहुत महंगी क्लास है। आप समझो कि पेड बैचेस में भी कोई आपको नहीं पढ़ाएगा जो मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो मेगा मेगा कायरोब्लास्ट से क्या होता है? फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट्स का। मेगा कायरोब्लास्ट से क्या होता है? मेगा कायरोसिस्ट बनता है, जिसको हम कहते हैं प्लेटलेट। बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं, ये जो मेगा कायरोब्लास्ट होता है उससे हम बनाते हैं मेगा कायरोसिस्ट, और उसी को हम मेगा कायरोसाइट होता है सिस्ट। सॉरी मैं अभी एक्चुअली एक और बैच पढ़ा रहा था उसमें मुझे सिस्ट याद आ रहा है। तो मेगा कायरोसाइट बनता है, मेगा कायरोब्लास्ट से मेगा कायरोसाइट बनता है और उसी को हम कहते हैं प्लेटलेट। यहां तक कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा दो चीजें हमें पता है कि जो हमने क्या पढ़ा अभी, हीमोपोइसिस का प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अब सबको पता है होम्योस्टेटिस क्या होता है, ये तो खैर अब उस पर भी बात कर ही लूं जब डिटेल में चल ही रहा है। बढ़ने दो टाइम, सर क्या जाता है, यूट्यूब तो फ्री है, हम हमारे पास बहुत टाइम है। तो होम्योस्टेटिस क्या होता है, स्टेटिस क्या होता है बेटा? ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है।
ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। क्या करता है ये? मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। ये क्या करता है? मेंटेनेंस प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल एनवायरमेंट को। इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसको मेंटेन करता है। इसकी अगर बात करें तो फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा सेकंड वन इज निगेटिव फीडबैक। तो मोस्ट ऑफ द टाइम निगेटिव फीडबैक ही पूछा जाता है। मुझे याद है जब मैं बी फार्मा कर रहा था तो मेरे फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में आप बताइए। 15 नंबर में पूछ दिया गया था भैया, खून पसीना एक हो गया था उस समय पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते कि भैया कैसे कैसे होता है। तो निगेटिव फीडबैक की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर, बीपी कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर भैया लिख देता हूं नहीं तो आपको शक्कर ही समझ में आएगी। ब्लड शुगर लेवल और जो बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी टेम्परेचर पहले भी लिख देता हूं, फ्लूइड्स मेंटेन करना। अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया बेटा तो उसको वॉशरूम, उसको टॉयलेट के थ्रू, उसको यूरिन के थ्रू निकालना, उसको आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और यूरिनेशन होगा, और यूरिनेशन के थ्रू ही जो हमारे निगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारे बॉडी एक्सेस बॉडी फ्लूइड को वहां से निकाल देंगी। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में दो ही नाम आते हैं। एक तो जब जो मदर होती है प्रेग्नेंट होती है चाइल्ड बर्थ के थ्रू, चाइल्ड बर्थ, और एक दूसरा होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है बॉस, ये समझ में आ गया कि होम्योस्टेटिस आपने बताया कि दो टाइप के होते हैं, निगेटिव फीडबैक सिस्टम और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो जो निगेटिव होता है मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है, मतलब बार बार हम निगेटिव फीडबैक सिस्टम को ही देखते हैं। आवाज तो मेरी सही आ रही है ना? तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है उसमें हम क्या बात करते हैं? बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे, बॉडी ब्लड शुगर लेवल की बात करेंगे, बॉडी जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते हैं, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनको निकालने की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। और इधर हम बात करें जो यूटेरस जब हमारा रिलैक्स होता है, तो यहाँ पे जब चाइल्ड बर्थ होता है तो यूटेरस को, जो वेजाइना होता है उसको बहुत रिलैक्स होने की जरूरत होती है। तो वहां पे हमारा बात आती है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। और ब्लड क्लॉटिंग बहुत जल्दी होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे हम ब्लड क्लॉटिंग के लिए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम पे बात कर रहे होंगे। क्योंकि हमें ब्लड क्लॉटिंग तो पता है ना यार कि ये हमारा एक ये यहां से हमारा वो जा रहा है, हमने यहाँ कट लगा दिया। सबसे पहले क्या होगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। यहाँ पे जो ये कट लग गया, अब ये यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ये वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, और प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और जो ब्लड हमारा गिर रहा था यहाँ से वो बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ तक आप इसको एक बार नोट कर लो, आगे पढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में कहानी मैंने आपको बताई थी। एक चीज तो मैं आपको बताऊं बेटा कि ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे होंगे कि प्लेटलेट्स को मैंने आपको बताया कि थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। हिपेरिन क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हिपेरिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट। सर ये क्या आपने बना दिया? बेटा कभी आपने देखा होगा कि जब आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है तो आपको एक ऐसी ट्यूब आती है, उसमें आपका ब्लड डाला जाता है। तो कभी आपने सोचा कि ब्लड उसमें क्लॉट क्यों नहीं हो जाता? तो मैंने यहाँ पे जो 3-4 डॉट बनाए हैं, ये हेपेरिन होता है। ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता, जिससे ब्लड हमारा क्या होता है? बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाता है, बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाता है। और इस वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। और जो भी हमारी जैसे जो फर्दर हमें टेस्ट लगाने होते हैं वो हम कर लेते हैं। प्लेटलेट्स में ब्लड क्लॉटिंग होती है, प्लेटलेट्स के थ्रू ब्लड क्लॉटिंग होती है। थ्रोम्बोसाइट इसको कहते हैं। विटामिन के प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। विटामिन के बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? एक्टिवेट करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को।
विटामिन के क्या करता है, एक्टिवेट करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को कौन एक्टिवेट करता है, विटामिन के। अब सर किसको किसको करता है, अब ये तो हमें नहीं मालूम, तो हमें याद करना है 2 7 9 10, 2 7 9 10, 2 7 9 10। अब इसको आप ट्रिक से याद करो चाहे किसी से याद करो, लेकिन ये याद करना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, खैर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 होते हैं जिस पे अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो विटामिन के होता है वो एक्टिवेट करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को 2, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 2, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10। ये तीन को कौन एक्टिवेट करता है, विटामिन के एक्टिवेट करता है। अगर हमारे अमाउंट जो बेटा अगर हमारे वेसल्स में, अगर हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है, उसकी जो अमाउंट डिक्रीज हो गई और अगर इंक्रीज हो गई, एक्सेस में हो गया, तो दोनों केस क्या हो जाएंगे, दिक्कत वाले हो जाएंगे। अगर डिक्रीज हो जाता है तो एक्सेस ब्लीडिंग होगी। अगर आपके परिवार में कभी किसी को, आपके दोस्त यार किसी को डेंगू हुआ हो, तो आप ध्यान देना कि प्लेटलेट्स के नंबर कम होना शुरू हो जाते हैं, और जब प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाना शुरू हो जाते हैं तो लास्ट स्टेज क्या होती है कि ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और जो दिक्कत होती है वो बढ़ती, इवन डेथ तक भी केस चला जाता है। और इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज क्या हो जाता है, अगर ब्लड अमाउंट, जो प्लेटलेट्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो थ्रोम्बोसिस हो जाती है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट इन वेसल्स, वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, और इसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसिस। तो हम अगर डिक्रीज हो जाता है तो हमें ब्लीडिंग होती है, इंक्रीज हो जाता है तो हमें थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग होता है ब्लड वेसल्स पे। अब हम बात करेंगे किस पे, अब हम बात करेंगे 13 जो मेजर क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उन पे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्लाइड प्रिपेयर किए है, तो ये है हमारे मेजर 13 जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। आपको पहले भी बताया कि क्लॉटिंग फैक्टर 13 टाइप के होते हैं, 13 फैक्टर जो होते हैं वो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। यहां पे हम इस पे बात कर रहे होंगे, तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है क्लॉटिंग फैक्टर, और ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर आपके लिए वी 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 इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतनी बार वी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे जैसे कभी 2 से पूछा गया, कभी प्रोथ्रोम्बिन पूछा गया, कई बार आपसे पूछा गया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको कह रहा हूं वेरी वेरी, 100 बार वी लिख लो उसके बाद इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिक के साथ। तो फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 13 तक है, एक्चुअली ये होता तो 12 ही है, होता तो 12 ही, क्यों, क्योंकि v जो आता है, फैक्टर v आता है, फैक्टर 5 के बाद 6 नहीं आता, 7 आता है, और ये यही रूल है, इस वजह से हम इसे कहते हैं फैक्टर 1 से लेके फैक्टर 13 तक। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फैक्टर 1 की, फैक्टर फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट से हमें याद आना चाहिए, फर्स्ट एफ, एफ एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन हमें किससे याद हो जाना चाहिए, फर्स्ट से। तो एफ की बात करेंगे तो एफ से हमें सबसे पहले याद आना चाहिए फर्स्ट, और फर्स्ट क्या होता है, फाइब्रिनोजन। फर्स्ट और लास्ट में किससे याद करना है, फाइब्रिनोजन, और यहां पे है फाइब्रिन। तो बेटा ये फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन तो हमें पहला याद हो गया और दूसरा याद हो गया। सेकेंड फैक्टर की बात करें तो जो 2 नंबर का धंधा करते हैं बेटा, जो 2 नंबर के, जैसे जो रेत का काम करते हैं, जो लीकर शॉप चलाते हैं, या इन सब काम करते हैं, तो वो बहुत प्रो टाइप के आदमी होते हैं। प्रो टाइप के आदमी कैसे होते हैं, तो उनको हम कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन। तो जो फैक्टर 2 होता है उसको हम कहेंगे प्रोथ्रोम्बिन। तो हमें फर्स्ट से याद करना है फाइब्रिनोजन, और प्रो टाइप सेकंड 2 नंबर का काम प्रोथ्रोम्बिन, तो हमें याद करना है प्रोथ्रोम्बिन। फर्स्ट है, हमें लास्ट भी याद करना है फाइब्रिन। फाइब्रिन की भी बात हम यहीं पे कर लेंगे। उसके बाद हम बात करें थर्ड फैक्टर जो है हमारा, तो बेहतर 3 स्टैंड फॉर THR, 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे हमें टीशू थ्रोम्बोप्लास्टिन से हम याद करेंगे थर्ड को। अब जो फोर्थ है, फोर्थ के लिए हमें क्या याद करना है बेटा, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम C1 2 3 4, Ca4 होता है। तो हम इसको याद करेंगे 4 से, याद करेंगे कि 4 होता है कैल्शियम, 1 2 3 4, 4 है, तो 4 से हमें कैल्शियम याद करना है। तो ठीक है बेटा, Ca2 कैल्शियम हमें याद हो गया। अब फिफ्थ और सिक्स को एक साथ याद करना है। तो जो सिक्स्थ है, सिक्स तो होता नहीं बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया सिक्स नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट 7 होता है। 7 को क्या कहते हैं, 7 मतलब 7
टुगेदरनेस। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फार्मा जंक्शन से जुड़े रहोगे, हमारे अपडेट से जुड़े रहोगे, ये जो वीडियोस देखते रहोगे, तो आप क्या रहोगे, स्टेबल रहोगे। तो साथ अगर हमारा फैक्टर 7 जुड़ा रहेगा, हम अगर साथ साथ रहेंगे तो आप क्या रहोगे, स्टेबल रहोगे। और अगर आप हमारे अकेले छोड़ोगे, फिफ्थ आप अकेले अगर आप जा रहे हो तो आप ढीले पड़ जाओगे, आप लेबाइल फैक्टर कहलाओगे। तो हमें याद करना है कि अगर मेरे साथ आप रहोगे तो स्टेबल रहोगे, अगर आप किसी और के साथ गए तो आप ढीले पड़ जाओगे, लेबाइल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 8 की बात करें, 8 के लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बना पाया हूं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर याद कर लेना। अब बात करते हैं 9। अब रात के 9 बज गए हैं, पार्टी अब होगी, है ना, दिन तो पूरा बीत गया। तो अब 9 की अगर बात करें तो 9 बजे भैया दिसंबर में क्रिसमस पार्टी है। 9 बजे जो दिसंबर है उसमें क्रिसमस पार्टी है, और क्रिसमस पार्टी में क्या होगा, क्रिसमस पार्टी में सेंटा क्लॉज तो बाद में आता है, वो तो 12 बजे रात आता है, और 9 से लेके जो हमारे पास 11-12 का समय है, तो उस पर क्या करेंगे, तो 9 से बाद जब 10 आएगा तो 10 में हम एक पावर ड्रिंक लेंगे। पावर ड्रिंक क्या होती है भैया, माउंटेन ड्यू की मैं बात कर रहा हूं, डर के आगे जीत है। अगर हम पावर ड्रिंक पीते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं पावर फैक्टर की, जो 10th होता है, फैक्टर 10 होता है, वो हमारा पावर फैक्टर होता है। 11 के बाद 11 की बात करें तो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो 11 जब हम उसके बाद फिर पावर फैक्टर के बाद हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन उसको याद करेंगे। 12 के बाद 1 घंटे के गैप के बाद क्या होती है, जो पावर फैक्टर है वो अपना काम करती है। पावर फैक्टर काम करती है तो हम एक दूसरे को हक करने लगते हैं। तो हैगमैन फैक्टर क्या होता है, 12 बजे, 12 बजे सेंटा क्लॉज भी आता है और 12 बजे हम एक दूसरे को हक करने लगते हैं, और बेटा यहां पे हम उसको कहेंगे हैगमैन फैक्टर। और जो 13th वन है उसको मैंने आपको याद करा है फाइब्रिन से। तो फर्स्ट और लास्ट आपको याद करना है, फर्स्ट फाइब्रिनोजेन और लास्ट वन इज फाइब्रिन। सेकंड से हमें याद करना है कि जो 2 नंबर के लोग होते हैं, जो 2 नंबर के लोग होते हैं बेटा, वो प्रो टाइप के होते हैं, उसको हम याद करेंगे प्रोथ्रोम्बिन। 3 स्टैंड्स फॉर टी, टीसू थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम से हमें 4 याद रखना है, कैल्शियम आयन याद रखेंगे। 5 से और जो 5 और 7 है, तो मैंने आपको बताया कि 7 मेरे आप साथ रहोगे बेटा तो आप स्टेबल रहोगे, मेरा साथ छोड़ोगे तो लेबाइल हो जाओगे, आप लूज हो जाओगे। 7 के लिए 8th के लिए मैंने बताया एंटी हीमोफिलिक फैक्टर याद कर लेना है। 9th वन के लिए क्रिसमस पार्टी होगी, 10 बजे आपको पावर ड्रिंक दी जाएगी, 11 बजे आप प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन याद करना है, 12 बजे आप एक दूसरे को हक करने लगेगो, और जो 13 होगा वो फाइब्रिन होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अब हम बात करेंगे किस पे बेटा, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी बातें हो गई हैं, अब थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है, 10-15 मिनट का लेक्चर और बचेगा। अब हम बात कर रहे होंगे क्लॉटिंग फैक्टर, हम बहुत अच्छे से, लेकिन अगर क्लॉटिंग फैक्टर से एक रिलेटेड मैं आपको एक क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड एक फैक्ट और बता देता हूं जो कि आपको प्रो बना देगा। आप 2 नंबर का काम करने में मजबूर नहीं होगे, आपको वैसे ही प्रो बना देगा। तो बेटा अगर हम 5, 6, 7, 8 एंटी हीमोफिलिक, क्या मैंने बताया आपको, एंटी हीमोफिलिक, अगर इन भाई साहब की कमी हो जाती है, इन भाई साहब की कमी हो जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस फैक्टर की, खैर हर फैक्टर का एक काम है, लेकिन यहां से एम्स फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर हम फैक्टर जो हमारा 8th फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, इसी को हम कहते हैं रॉयल डिसीज। रॉयल डिसीज, रॉयल डिसीज किसको कहते हैं, हीमोफीलिया को ही कहते हैं। और इसमें होता क्या है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बेटा। हीमोफीलिया क्या होता है, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, एक्सेस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और इस वजह से डेथ भी हो सकती है। तो इसको हम रॉयल डिसीज कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि विक्टोरिया की जो रानी थी, विक्टोरिया की जो क्वीन थी, सबसे पहले एक बार उन्हें भी वो ये डिसीज हुई थी, कौन सी, हीमोफीलिया। इस वजह से हम इसको कहते हैं रॉयल डिसीज। कई बार एग्जाम्स में रॉयल डिसीज के नाम से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से मैंने इसको आपको बताना जरूरी समझा। तो सबसे पहले ये सोन किसमें हुआ था, सबसे पहले ये दिखा था विक्टोरिया की जो क्वीन थी, इस वजह से हम इसको रॉयल डिसीज कहते हैं। बेटा यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा लेक्चर और बचा है, इस पे बात करके लेक्चर को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अब हम बात कर रहे होंगे ब्लड ग्रुप पे। ब्लड ग्रुप कैसे क्या डिटरमाइन होते हैं, आधे से आप मतलब आधों को तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ब्लड ग्रुप आपका पता होगा। ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो अगर हम बात करें कि ब्लड ग्रुप के फादर कौन है, तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं,
कार्ल लैंडस्ट्रेनिया को कहते हैं। खैर वो सारी चीजें आपको तो मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे जरूरी है। डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, इसका डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं? एंटीजन जो होते हैं आपके, वो जो भी एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी, आरबीसी आरबीसी में आपके ये है आपकी आरबीसी, इसमें जो भी एंटीजन प्रेजेंट है उससे हम आपके ब्लड डिटर्मिनेशन वो कर पाते हैं कि आपका कौन सा ब्लड है। तो अगर हमारे एंटीबॉडी में केवल ऐसे हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? हमारा ब्लड ग्रुप हुआ ए। अगर हमारे ब्लड ग्रुप में समथिंग लाइक दिस, हमारे जो आरबीसी है उसमें एंटीजन ऐसे प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे बी। ये ए ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप। अगर जैसा मैं यहां पे बना ही रहा हूं कि एक मतलब दोनों प्रेजेंट हो, समझ रहे हो आप, एक ए भी है एक बी भी है, तो इसको हम कहते हैं ए बी। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो उस ब्लड ग्रुप को कहते हैं ओ। अब यहां तक आपको समझ में आ गया? बहुत जल्दी मैं समझा रहा हूं कि कैसे कैसे ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन होता है, कि जो भी एंटीजन, ये सारे एंटीजन है बेटा, ये एंटीजन है, ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी है, इसको हम बी कहते हैं। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं। फिर आगे फर्दर उसमें एंटीबॉडी होती है, इस वजह से दूसरे का ब्लड दूसरे को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जब एंटीबॉडी जो होती है वो ऐसी होती है, अगर ये ठीक है ऐसी हुआ तो ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जंक्शन बन जाएगा। तो इस वजह से ये सारी चीजें हैं वो अलग चीजें हैं। तो मैं आपको जो ब्लड से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो बेटा ए बी जो होते हैं, ए बी पॉजिटिव वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, और ओ निगेटिव जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ये आप अगर आप फार्मासिस्ट, आप एमपी फार्मासिस्ट दो, आप बिहार फार्मासिस्ट दो, आप महाराष्ट्र फार्मासिस्ट दो, तो इन सब चीजों में ये पूछा जाता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है। तो जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और वहीं पे ए पॉजिटिव को हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी पॉजिटिव है। आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है वो आप एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो सर थे हमारे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप के, उन्होंने रेसस मंकी उठाया। क्या उठाया सर? रेसस मंकी उठाया, और उसके ब्लड से ये कुछ स्टडी करने लगे, ठीक है। अब इसी को हम फर्दर क्या कहते हैं, आर एच फैक्टर कहते हैं कि आर एच फैक्टर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, आरबीसी में देखा क्या गया कि आरबीसी है ये, सर ने बोला कि एक तो ऐसे होते हैं ए, एक तो ऐसे होते हैं बी, और एक क्या होते हैं, दोनों होते हैं। एक क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो एक को हम ए बोले, एक को बी बोले, एक को ए बी बोले, अब एक को ओ बोल दिए बेटा। लेकिन सर ने क्या ऑब्जर्व किया, सर ने ऑब्जर्व किया कि एक डी एंटीजन भी है, डी एंटीजन भी दिखा उनको, किसमें, उनको आरबीसी में डी एंटीजन भी दिखा, और उसी डी एंटीजन को वो आरएच फैक्टर के नाम से बोले। आरएच फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरएच फैक्टर से बात आती है। और आरएच फैक्टर के कहां से ओरिजिन हुआ, रेसस मंकी उठाया सर ने, और सर ने फिर पढ़ा और उसके बारे में उन्होंने समझा। तो उन्होंने बोला कि जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, आप समझना, जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, और जिसमें आरएच फैक्टर अब्सेंट है वो निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है। आप ये समझ में आ गया कि जिसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जिसमें आरएच फैक्टर अब्सेंट है वो है निगेटिव ब्लड ग्रुप। अब आपके एक और इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 80 से 90% लोग आरएच पॉजिटिव हैं। खैर पॉजिटिव से तो डर लगने लगा होगा बेटा, जब अपन कोविड पॉजिटिव होते थे, कोई बोल दे कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं तो जनता मुझसे 100 कदम दूर।
तो अब लेकिन ये आरएच पॉजिटिव की बात हो रही है, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव, 80 से 90% लोग आरएच पॉजिटिव हैं भारत में। और अगर हम ब्लड ग्रुप के कलर की बात करें, ब्लड ग्रुप के कलर की बात करें, उसके रेजिमेंट की कलर की बात करें, रीजेंट की कलर की बात करें, तो यहां पे एक चार्ट बनाते हैं, ब्लड ग्रुप कलर रेजेंट। बेटा आपको अब सबको पता हो गया होगा कि सर ने कितने टाइप के बताए, एक तो बताया एक तो बताया बी, एक बताया ए बी, और एक बताया ओ। ठीक है, इतने ही टाइप के ब्लड होते हैं। अरे यस और नो भैया, इतने ही टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, आप सबको हमें पता है। अब सबसे पहले हम बात करें ए बी की, तो ए बी, चलो ठीक है, पहले सबसे पहले ए की ही बात करते हैं क्योंकि अल्फाबेट से शुरू करते हैं। तो ए से हम याद करेंगे कि येलो कलर का होता है, ए येलो कलर का होता है। ब्लड ग्रुप के कलर, जो कलर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ब्लड ग्रुप्स को, तो कलर ऑफ ब्लड ग्रुप रीजेंट, तो उसको हम बात करेंगे, जो ए कलर होगा वो येलो कलर का होगा और ओ कलर जो होगा वो ब्लू कलर का होगा। ठीक है सर, अब ए और ओ का हमें याद हो गया, अब हमें ए बी और बी का याद करना है। ए बी तो बहुत आसान है बेटा, बी से हम याद करेंगे, बी से याद करेंगे बेबी पिंक। जो लड़कियां होती हैं उनका फेवरेट कलर होता है बेबी पिंक, तो बी से हमें याद करना है बेबी पिंक। और अगर बात करें, देखो पर्सनली मैं बात करूं तो अगर मैं ये जो कलर है मेरा, ये शर्ट का जो कलर है, कौन सा कलर है, सिल्वर कलर, जो पेंसिल कलर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो ये कलर है सेम कलर की मेरे पास पैंट है, जो मेरा लोअर पार्ट है वो भी मैं इसी कलर का पहना हूं, तो मुझे समझ में आता है एक कलर। अब बात आती है ए बी की, अगर कि इसमें कौन सा पैंट सुटेबल होगा, तो फिर मैं वहां पे मात खा जाता हूं। तो उसके लिए जो ए बी वाले होते हैं, जो ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, तो उनसे अच्छा फिर कलरलेस होता है बेटा। उनसे अच्छा कलरलेस क्या होता है, सबसे अच्छा व्हाइट। तो मैं फिर व्हाइट प्रेफर करता हूं कि व्हाइट शर्ट भी पहनूं, व्हाइट पैंट भी पहनूं, और उस पर फिर कोई कलर, मतलब ऐसा नहीं होता कि फिर हमें ये डिसाइड करना है कि क्या पहने क्या नहीं पहने। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ब्लड ग्रुप की कहानी आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि आरएच फैक्टर में बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब हम बात करते हैं हेमोक्रिट वैल्यू क्या होती है। हेमोक्रिट वैल्यू की अगर बात करें तो बेटा आरबीसी का जो वॉल्यूम होता है होल ब्लड में, उसको हम कहते हैं हेमोक्रिट। खैर यहां तक मेरे हिसाब से जो ब्लड है वो मैंने आपको 20 स्लाइड में बहुत अच्छे से समझा दिया है, जिसमें आरएच फैक्टर और एक बार मैं आपको चाह रहा हूं कि फिर से समराइज कर दूं और यहां पे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ब्लड क्या है। सर आपने बताया ब्लड क्या है, ब्लड की नॉर्मल वॉल्यूम क्या होती है, पीएच क्या होता है, सब कुछ आपको मैंने बताया। आगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि एक बार तो लेक्चर ऑलमोस्ट हो ही गया है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीम और ग्लोबिन होता है, हीम में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन 4 एक बार में मॉलिक्यूल उठाते हैं, मेल्स में 14 से 18 होता है, 12 से 16 फीमेल्स में होता है, 14 एवरेज निकाल के देते हैं। हीमोग्लोबिन के 2 और नाम होते हैं, क्रोमोप्रोटीन और रेस्पिरेटरी प्रोटीन, और हीमोग्लोबिन की कहानी यही खत्म होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन आपका अगर ऑक्सीजन से बाइंड होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको, और हीमोग्लोबिन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड से, जिसकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है। ये आपके पेपर में पूछा गया है, आपके पेपर में पूछा गया है, तो इसकी हाईएस्ट एफिनिटी होती है, हाईएस्ट एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के उसमें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, हाईएस्ट एफिनिटी होती है, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन और प्लस अगर CO2 आ जाए तो उसको कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ब्लड शुगर लेवल की बात की है, HbA1c टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, वाइडली यूज होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, और किसको ये नॉर्मल रेंज और नॉर्मल वैल्यू, प्री डायबिटिक रिस्क जोन क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स की बात की थी मैंने। ब्लड सेल्स में आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो कि 45% होता है, और प्लाज्मा में आता है एल्ब्यूमिन, फाइब्रोनोजन, और जिसके मैंने मॉलिक्यूलर वेट भी बताए हैं कि इतने डाल्टन से इतने डाल्टन के बीच में वेरी करता है। ठीक है, बहुत समय समझ में आ गया कि सीरम क्या होता है। ब्लड में अगर हम फाइब्रोनोजन माइनस कर देते हैं, ब्लड में अगर हम फाइब्रोनोजन माइनस कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सीरम। और लिम्फ क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है उसमें हम प्लाज्मा प्रोटीन प्लस डब्ल्यूबीसी का हायर कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं लिम्फ। आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको ये समराइज करके बताया है, डिफरेंशिएट किया है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने आपको बताया एनीमिया क्या होती है, कि ब्लड फॉर्मिंग एजेंट्स जो होते हैं, आयरन होते हैं, B12 होता है, B9 होता है,
तो आयरन, अगर आयरन की कमी से होता है तो उसको हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और B12 की कमी से होता है तो उसको परनीशियस एनीमिया, और इसको हम कहते हैं फॉलिक एसिड। तो इसी को उसके दो नाम है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है बेटा, यहां तक हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम दो टाइप और पढ़ते हैं, अप्लास्टिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया, जो कि इसके रीजंस लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एनीमिया, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। WBC की बात करते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, इसके 5 भाई हैं, पांचों के बारे में आपके बताया है। प्लेटलेट्स कैसे बनता है, मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट बनता है, उसके बाद प्लेटलेट उसको हम कहते हैं। इसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर आपको बताया था, होम्योस्टेटिस क्या होता है ये भी बताया, बीपी कंट्रोल कैसे होता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, हेपेरिन क्या होता है, विटामिन के क्या काम करता है, और प्लेटलेट्स क्या काम करता है। ब्लीडिंग, प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज हो गया तो ब्लीडिंग होगी, प्लेटलेट्स बढ़ गया तो थ्रोम्बोसिस का केस आ जाएगा। थ्रोम्बोसिस के केस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है हमारे उसमें बॉडी में। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बहुत ही जल्दी में और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। ये ए होता है, ये बी होता है, और अगर दोनों है तो ए बी है, और कुछ नहीं है तो उसको कहते हैं ओ। और उसके बाद फिर ये आपको ये आदि करना है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है। यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल डोनर होते हैं ओ निगेटिव। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, रेसस मंकी पे सर ने उठाया था, रेसस मंकी को RH फैक्टर कहा गया। उनने क्या देखा, डी एंटीजन देखा। आरबी आर क्या है, रेड ब्लड सेल्स में उन्होंने डी एंटीजन देखा। डी एंटीजन में देखा तो उन्होंने बताया कि जो RH पॉजिटिव लोग हैं उनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है 80 से 90% लोग RH पॉजिटिव है, और जिनका RH फैक्टर है, जिनमें ब्लड ग्रुप कलर की अगर बात करें तो ए के लिए येलो कलर है, बी के लिए पिंक कलर है, ओ के लिए ब्लू कलर है, और ए बी, अगर ए और बी ऑप्शन आ गया तो फिर मैं व्हाइट पसंद करता हूं, नोटा, समझ रहे हो आप, फिर मैं व्हाइट पसंद करता हूं। तो व्हाइट से अपन को ये याद करना है। तो यहां पे लेक्चर आपका खत्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहां तक समय दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है मेरा ये है मेरा पर्सनल नंबर। इस पे आपको ये नहीं पूछना है सर आपने खाना खाया कि नहीं खाया, ये पूछना है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉपर कोई जेन्युइन दिक्कत है, तो आप यहाँ पे मुझे रीच कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं यहाँ एक्टिव रहूंगा, कॉल हो सकता है नहीं उठा पाऊं। तो ये मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे हम मिलेंगे, आप मुझे कमेंट करके बता दो कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, उसको मैं इजी करने के अपने एंड से कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।